नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो लूसेंट का पार्ट 4 लेकर के आए हुए हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिए गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं दोस्तों, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सब हम आप लोगों के लिए सामने लेकर के आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। बताया गया है दोस्तों, जो हमारा पहला थॉट आज हमने लगाया, जो आज का थॉट है, यहाँ पे बताया गया है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है हमारा दोस्तों कि अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी। जो क्वेश्चन दिया गया है हमको बताना है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों क्या रहने वाला है, तो आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी, 712 ईस्वी में इन्होंने विजय पाई थी। अगर बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत में, अगर बात करें कि भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किया। अगर बात करें कि पहला सफल आक्रमण अरबों में किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है पहला आक्रमण किया। सफल जो रहा दोस्तों वो कौन सा रहा, अरबों ने सिंध पर पहला जो आक्रमण किया और जो पहला सफल आक्रमण रहा वो किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। दोस्तों अगर बात करें कि भारत पर अरब वासियों के जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, अगर अरब के लोगों का जो आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था, अगर मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो क्या था कि धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना प्रचार करना जो इनका मेन उद्देश्य था। तो दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की, तो 712 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त की। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो दिया गया है अगला क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। हमको बताना है जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। अगर बात कर लेते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण के बारे में बात करें तो इन्होंने 1000 ईस्वी में इन्होंने पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया था। अगर बात करें कि महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। अगर बात करें इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो कौन सा हो जाएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण इनका जो युद्ध था महमूद गजनवी का दोस्तों, तो 1025 में जो आक्रमण करते हैं सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया। एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो 1025 में आक्रमण किया। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो तो प्रश्न है, आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अगर बात करें कि इस मंदिर को इस मंदिर को जब इन्होंने लूटा था तो 20 लाख दिनार की जो संपत्ति थी वो हाथ में इनके लगी थी। 20 लाख दिनार की जो संपत्ति लूट करके ये ले गया था। दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1000 ईस्वी में हुआ। अगर बात करें कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया कब किया, तो 1025 में इन्होंने किया। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करें महमूद गजनवी के बारे में, अगर थोड़ी सी जानकारी ले कि अंतिम भारतीय आक्रमण कौन सा था, महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो कौन सा दोस्तों था। अगर बात करें तो अंतिम आक्रमण के बारे में अगर बात करें तो 1027 में इन्होंने 1027 में इनका अंतिम आक्रमण था। अगर बात करें महमूद गजनवी की मृत्यु के बारे में, बात करें तो
तो 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अगर और थोड़ी सी बात करें महमूद गजनवी की, कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था महमूद गजनवी था। इसने सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? महमूद गजनवी ने। जो प्रथम शासक था वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक था। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इन प्रश्न को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। हमको बताना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब होता है, किस डेट को होता है। तो आइए जानते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। और अगर बात करें किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। दोस्तों विजयी कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी होता है। अगर बात करें कि दूसरा युद्ध कब हुआ, तराइन का दूसरे युद्ध के बारे में अगर बात करें तो 1192 में होता है, 1192 में होता है। और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही युद्ध होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही युद्ध होता है। और इसमें विजय कौन प्राप्त करता है दोस्तों? तो इसमें गौरी जो है, गौरी विजय प्राप्त करता है। कौन विजय प्राप्त करता है? गौरी की विजय होती है। अब अगर बात करें दोस्तों कि 1194 की अगर बात करें कि 1194 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो चंदावर का युद्ध, 1100 चंदावर का युद्ध, चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1194 में हुआ था। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की। अगर बात करें 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो युद्ध होता है, जिसमें गौरी की विजय होती है। अगर बात करें 1194 ईस्वी में, तो ये चंदावर का युद्ध होता है 1194 में ईस्वी में। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। हमको बताना है जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। अगर बात करें कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ। अगर राज्याभिषेक के बारे में बात करें, राज्याभिषेक के बारे में बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ, 24 जून 1206 में, 24 जून 1206 को राज्याभिषेक होता है। और दोस्तों इन्होंने राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई, राजधानी के बारे में अगर बात करें तो राजधानी कौन सी बनाई? लाहौर। राजधानी कौन सी बनाई इन्होंने? लाहौर को बनाया। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। अगर और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो जो कुतुब मीनार है एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें दोस्तों कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी, कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर और थोड़ी सी जानकारी लें कि अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव तो डाली थी, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया, तो कौन करवाता है? इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर पूछा जाता है नींव किसने डाली है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया था। हमको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इन्होंने किसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का कौन सा क्वेश्चन हमारा सही रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला, लाखों का
दान देने वाला, लाखों का जो दान देने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, लाख बख्श के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर और थोड़ी सी बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी इनकी, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बारे में अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो कब हुई थी, 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात करें इनको कहाँ दफनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो इनको कहाँ दफनाया गया था, लाहौर के अंदर इनको दफनाया गया था। दोस्तों एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इन प्रश्न को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। दोस्तों आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। हमको बताना है कि जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी वो कौन रहने वाली है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रजिया बेगम जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो प्रथम महिला जो मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी, रजिया बेगम, हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगर बात करें कि रजिया बेगम की शादी किसके साथ हुई थी, रजिया बेगम की शादी किसके साथ हुई थी, तो अल्तुनिया के साथ में इनकी शादी हुई थी। दोस्तों अगर इनके हस्बैंड के बारे में बात करें तो कौन थे, अल्तुनिया जो थे इनके हस्बैंड थे। और अगर बात करें रजिया बेगम के बारे में अगर बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 13 अक्टूबर 1240 को, 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो हमको बताना है कि जो हमारा राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी। तो हमको बताना है कि इसका जो जवाब है वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बलबन जो ऑप्शन है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो सिजदा एवं पैबोस की जो प्रथा शुरू की थी वो किसने की थी, बलबन ने इसकी शुरू की थी। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न है वो बहुत ही क्वेश्चन और इसका जो आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की गई थी, तो बलबन ने इसको शुरू की थी। तो एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे, बलबन के दरबार में जो फारसी के प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे। तो हमको इसमें से ऑप्शन में बताना है कि इसका जो सही जवाब है वो क्या रहने वाला है। तो बलबन के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों जो थे वो बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि थे। तो हमारा जो जवाब होगा क्या सही हो जाएगा, ए और बी जो दोनों जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों जो थे वो बलबन के दरबार में कवि थे। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। हमको बताना है कि जो खिलजी वंश की स्थापना थी उसको किसने किया था। तो आइए देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर बात करें कि जलालुद्दीन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1296 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। हमको बताना है कि जो घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए अगर बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली
प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। इन्होंने इसको लागू किया था, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। चराई कर एवं गढ़ी कर किसके द्वारा लगाए गए थे। जो चराई टैक्स था और जो गढ़ी टैक्स था वो किसके द्वारा लगाए गए थे। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अगर इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि नेहरू का सर्वप्रथम निर्माण कार्य करने वाला प्रथम शासक कौन था। दोस्तों यहाँ पे जो नेहरू लिख के आ गया है दोस्तों वो गलत है, तो यहाँ पे नहर है। नहर का सर्वप्रथम निर्माण करने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम नहरों का अगर निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं। अगर दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करें, अगर इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1325 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि रेहला किसकी पुस्तक थी। हमको बताना है कि जो रेहला पुस्तक है वो किसकी रहने वाली है दोस्तों। तो इसका क्या जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। इसका जो सही जवाब है हमारा क्या हो जाएगा, इब्न बतूता जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो रेहला किसकी पुस्तक थी, इब्न बतूता की ये पुस्तक रहने वाली थी। और अगर इसमें बात करें दोस्तों रेहला में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है इसके अंदर। अगर बात करें रेहला के अंदर किन घटनाओं का वर्णन है, तो मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अगर बात करें दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो कब हुई थी, 20 मार्च 1351 को 20 मार्च 1351 को मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई थी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किसकी स्थापना की थी। हमको बताना है कि जो हरिहर एवं बुक्का नामक जो 2 भाई थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, विजयनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, विजयनगर की स्थापना इन्होंने की थी, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो लूसेंट का पार्ट 4 है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और जो आज हम आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर के आए हैं ये पार्ट 4 है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि जो वीडियो है आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जा करके ये वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि जो पार्ट 4 और पार्ट 5 दोस्तों ऐसे जो कंटिन्यू लूसेंट के जो पार्ट आने वाले हैं वो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।